वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर 2 ऑफ मोल कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC रूल। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन क्या होता है पहले पढ़ते हैं थोड़ा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच पार्टिसिपेट इन ए गिवन रिएक्शन। इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। कहता है कि एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाला सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और ये फर्दर डिवाइड नहीं होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो POAC रूल अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो एटम ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एटम ऑफ द राइट हैंड साइड होता है। मतलब कि एटम एट द रिएक्शन साइड इज इक्वल टू एटम एट द प्रोडक्ट साइड। ये होती है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। यानी कि जितने एटम्स मिल करके एक रिएक्शन कराते हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट की तरफ बनते हैं। तो N2 + 3H2 gives 2NH3 फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन दिस reactant side, that is N2 + 3H2 will be equal to the total atom at this product side 2NH3. POAC rule is usually applied when either the reaction is difficult to balance or not known. POAC हम जनरली कहाँ लगाते हैं जबकि रिएक्शन बैलेंस ना हो पाए या फिर रिएक्शन पता ही ना हो। अब एग्जांपल करते हैं। 24.5 ग्राम KClO3 was heated. फाइंड वेट ऑफ KCl। KClO3 को हीट किया तो आया गया KCl। तो हम क्या करते हैं, मुझे पूरी ये रिएक्शन पता नहीं तो इसलिए हम यहाँ पे POAC लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इस तरफ देखो, ये क्या है KClO3 और प्रोडक्ट में क्या है KCl। तो हम लिखते हैं लेट वेट ऑफ KCl भी x। मान लिया हमने KCl का वेट कितना है x है। तो नंबर ऑफ K एटम दैट इज पोटेशियम एटम एट लेफ्ट हैंड साइड दैट इज एट रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोटेशियम एटम एट राइट हैंड साइड दैट इज एट प्रोडक्ट साइड। हम पोटेशियम के एटम को, भाई जितना पोटेशियम रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही पोटेशियम प्रोडक्ट साइड में होगा। तो हम पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम को बैलेंस कर लेते हैं। तो हमने लेफ्ट साइड में पोटेशियम का एटम निकाला कि कितना है। तो कैसे निकालेंगे, भाई KClO3 कितना है 24.5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ये, दैट इज 24.5 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KClO3 दैट इज 122.5 इंटू Na। इतना पूरा टर्म कितना हो गया, यहाँ तक का टर्म, यहाँ से यहाँ तक का टर्म, दिस विल गिव एज मोल इंटू 1 किस लिए, क्योंकि पोटेशियम कितना है एक KClO3 में एक। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ पोटेशियम एट द रिएक्टेंट साइड एंड दैट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड। तो ये अपना कितना हो गया, हमने क्या माना है कि x है, x ग्राम KCl है तो x डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl दैट इज 74.5 इंटू Na। दिस विल गिव ए मोल इंटू 1 किस लिए, क्योंकि पोटेशियम कितना है राइट हैंड साइड में 1 है। तो ये टोटल कितना हो गया पोटेशियम एटम एट राइट हैंड साइड। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे दैट इज x इज इक्वल टू 14.9 ग्राम। ठीक है। ओके, सेकेंड एग्जांपल। 27.6 gram of K2CO3 was heated by series of reagent so as to convert all of its carbon to K2Zn3 FeCN whole 6 twice. Find weight of product form। सेम फंडा है, K2CO3 27.6 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ देखो पोटेशियम दिख रहा है आपको, ये पोटेशियम, और यहाँ भी क्या दिख रहा है पोटेशियम दिख रहा है ना। रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम दिख रहा है, प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम एटम को हम दोनों साइड में बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसका मोल निकालेंगे दैट इज 27.6 डिवाइड बाई इट्स मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na इनटू नंबर ऑफ एटम, कितने एटम है 2 एटम है वो लिख लेंगे, और
राइट साइड में हम इसको x मान लेते हैं, दैट इज x अपॉन इट्स टोटल मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे 697 इंटू Na, कितने एटम है वो लिख लेंगे, ठीक है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला is which tells the simplest relative whole number ratio of the atoms of different element present in one molecule of the compound। एम्पिरिकल फार्मूला होता है सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो में नंबर ऑफ एटम्स लगे हों, उसे बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। यानी कि कोई भी चीज़ है सबसे सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो में रखी गई होगी। जैसे कोई फार्मूला है जिसमें कई चीज़ें हम डबल जैसे होती हैं, तो उस डबल को जैसे यहाँ हम दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल लिखे लिखा हुआ C2H4O2, C2H4O2। तो इस ये क्या है C2H4O2, ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। एम्पिरिकल फार्मूला अगर इस रेशियो को हम और छोटा कर सकते हैं उसे करें, तो इसे और छोटा करेंगे तो क्या आएगा एम्पिरिकल फार्मूला। देखो यहाँ इसका लिखा हुआ है, ये रहा CH2O, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, स्मॉलेस्ट रेशियो में एटम्स या कंपाउंड को लिखा गया हो, तो हो गया एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता, कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इसे हम और छोटा रेशियो में नहीं लिख सकते। एसिटिक एसिड देखो CH3COH, इसमें 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन दिया है, तो रेशियो ऑफ एटम हम निकाल लेंगे C/H2O, दैट इज 2:4:2, यानी 1:2:1, उसी रेशियो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है। भाई कोई भी मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है, जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें उसी फॉर्म में दिखाता है कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एटम्स इसके साथ होते हैं, वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है, ठीक है। तो कभी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर भी हो सकता है। भाई जो एम्पिरिकल फार्मूला है इससे छोटे रेशियो में नहीं हो पा रहा है, जैसे यहाँ पे H2SO4 है, H2SO4 एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है, क्योंकि रेशियो इसका छोटा हो ही नहीं सकता, वही बात यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। अगला चलते हैं अपन, ओके। अगले में देख लेते हैं हम लोग, टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला, लेट्स कैसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। लेट कैल्शियम का परसेंटेज कितना है 40 है, और कार्बन का परसेंटेज कितना है 12 है, एंड रिमेनिंग इज ऑक्सीजन, तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, ठीक है। ये परसेंटेज क्या दिया है, परसेंटेज बाय वेट दिया है, तो हम मानेंगे कि 100 ग्राम कंपाउंड है, 100 ग्राम कंपाउंड है जिसमें कैल्शियम अगर 40% दिया है यानी कि 40 ग्राम है, कार्बन 12% है यानी 12 ग्राम है, और बाकी बचा ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन कितना बचा 48 ग्राम है। तो सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, सबका मोल निकाल लेते हैं वेट बाय एटॉमिक वेट से, दैट इज 40 डिवाइड बाई 40, 1 मोल कितना है, 1 मोल क्या है कैल्शियम है, और कार्बन कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 48/69, 3 मोल है। अब इसके सिंपल रेशियो में हमने लिख दिया, सिंपल रेशियो में अगर हमने लिखा क्या आएगा, इफ रेशियो आर नॉट होल नंबर डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट रेशियो, तो सिंपल में लिख दिया तो क्या आएगा CaCO3, ठीक है। नोट, if organic compound is given and nothing is mentioned about the remaining element, take it to C। ये बोल रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, और जो रिमेनिंग चीज़ है भाई टोटल 100% होना चाहिए, जो रिमेनिंग परसेंटेज अगर नहीं बताया है तो हम उसे ऑक्सीजन ले सकते हैं। वेट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल वेट के बराबर, है ना, एम्पिरिकल वेट इंटू के, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज इम्पोर्टेंट। एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये के क्या है, ये कांस्टेंट ही क्या है, रेशियो का फैक्टर है, ये रेशियो का फैक्टर, रेशियो का फैक्टर, सॉरी रेशियो का फैक्टर, ओके। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O, CH2
यहाँ लिखा हुआ है, तो हमें पूछा है कि फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ मॉलिक्यूलर वेट इज 60। तो हमने अभी भी क्या पढ़ा हमने कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें एम्पिरिकल फार्मूला इंटू के इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, या फिर एम्पिरिकल फार्मूला एम्पिरिकल वेट इंटू के इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो एम्पिरिकल वेट हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटू के इज इक्वल टू 60, यानी के इज इक्वल टू 2, के इंटू एम्पिरिकल फार्मूला इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो के इंटू CH2, एम्पिरिकल फार्मूला कितना है CH2 इज इक्वल टू, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आ गया C2H4O2। अब एक चीज़ आती है डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। तो ये याद करने का टर्म है, दैट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट होती है। 2 इंटू वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट होती है, या फिर आप ऐसे कहते हैं वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होती है, जैसे कि याद रखें। अब अगली टर्म है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इट इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर स्टैंडर्ड सब्सटेंस। रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है, रिस्पेक्ट टू अदर, किसी दूसरे रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम कोई चीज़ बोलते हैं तो यहाँ पर रिलेटिव शब्द आता है। तो इसी तरह डेंसिटी अगर रिलेटिव है, यानी किसी दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में किसी की डेंसिटी निकाली जा रही है, यानी कि एक सब्सटेंस की डेंसिटी किसी दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में निकाली जाए तो उसे बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज रो ऑफ सब्सटेंस अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ठीक है, जैसे रो ऑफ ए हमने लिया 4 ग्राम पर ml, रो ऑफ बी लिया 2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी पूछिए तो क्या होगी, दिस डिवाइड बाई दिस, यानी कि 4/2 दैट इज 2। ओके, इफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज H2O, तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, इफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज H2O, यही जो नीचे जो स्टैंडर्ड, ये जो नीचे स्टैंडर्ड सब्सटेंस थी उसे हम अगर H2O कर दें तो उसी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देंगे, उसी डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देंगे। या फिर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O दैट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O व्हाट 1 ग्राम पर ml दैट इज इक्वल टू रो ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज H2 गैस, यदि स्टैंडर्ड सब्सटेंस H2 गैस हो जाए तो उसी रिलेटिव डेंसिटी को वेपर डेंसिटी बोल देंगे, जो हमने अभी पढ़ा कि वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है। ठीक है, ओके, ये सब देख सकते हैं कोई। इफ एनी मॉलिक्यूल ऑफ बोथ सब्सटेंस एंड H2 इज, ठीक है, नहीं वेपर डेंसिटी। ओके, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज विल ऑलवेज हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोवाइडेड सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बोल रहा है कि सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस के पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। बोला है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, गैस कोई भी हो, अगर सेम वॉल्यूम की हैं तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उनके पास होते हैं। जैसे यहाँ पे गैस हमने XYZ लिया है, वॉल्यूम V हमने वॉल्यूम सेम रखा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी देखो यहाँ पे सारे सेम होते हैं। तो कहने का मतलब है कि V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है N, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है N। ठीक है, सेकेंड और बात करते हैं, हमने तो पहले बता दिया 2 इंटू वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, होल्ड्स फॉर एनी गैसेस, ठीक है, हर गैसेस के लिए होता है। ओके, यहाँ पे एक चीज पॉइंट नोट करने वाली बात है, ये देख सकते हैं वेपर डेंसिटी इंटू 2 हमने क्या लिखा, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किस में होता है, ग्राम में होता है, और 2 क्या, 2 इज ए नंबर। वेपर डेंसिटी यूनिटलेस होती है, आप याद रखो वेपर डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी तो है, वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू H2। तो रिलेटिव चीज़ें हमेशा यूनिटलेस होती हैं, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। तो ये टर्म जो है यूनिटलेस है, यानी कि 2 इसमें क्या है, ग्राम में लिखा हुआ है। ये चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखने वाली चीज़ है। वेपर डेंसिटी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, क्यों, वेपर डेंसिटी होती क्या चीज़, वेपर डेंसिटी होती है इट्स डेंसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी, है ना, फिर इट इज वेट डिवाइड बाई वेट। तो ये रिलेशनशिप है। तो ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है क्या, नहीं होती है।
वेट डिवाइड बाई वेट मीन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कहाँ से आ गया भैया? इफ रो इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हाँ भाई रो होगा, क्यों? रो क्या होता है? रो यानी डेंसिटी, डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी ट्रू है, ठीक है ना? इस प्रॉब्लम अब हम लोग पढ़ते हैं स्टाइकियोमेट्री। नहीं, अभी यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं स्टाइकियोमेट्री, और नेक्स्ट स्टाइकियोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ओके।